हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम देखिए प्राचीन इतिहास, यह प्राचीन इतिहास आपको पता है बिहार का प्राचीन इतिहास है। इसके बाद बिहार का मध्यकालीन और बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ने के बाद हम भूगोल पर आएंगे। आज का मेरा पहला, हमने बताया था कल आपको प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जब दुनिया की बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ। जिस समय लोग दुनिया में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार में एक विश्वविद्यालय के रूप में हुआ करता था। ठीक है, जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि जीरो का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट हैं, और इनकी जन्मस्थली भी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। ये कुलपति भी थे। नालंदा बिहार में जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति भी थे आर्यभट्ट, और ये आप जानते हैं गणितज्ञ थे जो जीरो के आविष्कार किया था। ठीक है, जीरो के आविष्कारक। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार को उस समय काफ़ी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत का राजधानी दिल्ली था। मुगल काल में भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक का नाम शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने ही बिहार की राजधानी पटना बताया, और उसने ही पटना नाम दिया, जो पाटलिपुत्र था उसका नाम पटना कर दिया था। सासाराम जिले का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर है। अब देखिए सासाराम जिले का नाम किसके नाम पर है? शेरशाह सूरी के नाम पे है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा दिमाग में। अगला देखिए पॉइंट, लिखा है मुगल के बाद ब्रिटिश का शासन शुरू हो गया। मुगलों के बाद किसका शासन शुरू हुआ? ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कलकत्ता के पास था। किसके पास? कोलकाता के पास था। ठीक है, उस समय। उसके बाद देखिए आपको हमने बताया है 22 मार्च 1912 के बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना था, लेकिन 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, एक अलग राज्य बना था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कौन सा ऐसा जिला है जो आज़ादी के बाद बिहार से हटाकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया है? वो कौन सा जिला है? पुरुलिया जिला। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, ऐसे क्रमशः 36 में उड़ीसा हुआ, और 2000 में कौन हुआ? झारखंड हुआ, और बिहार खुद अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से 22 मार्च। ठीक है, 2012 को। इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बोध गया में स्थापित है। वहाँ का बिहार का सबसे प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ पे है? बोध गया में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासाराम किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह के मकबरे के लिए वो प्रसिद्ध माना जाता है। विक्रमाशील विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हैं। विक्रमाशील या विक्रमाशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए पॉइंट, लिखा है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपको हमने बताया है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? कनिष्क के। किसके काल में? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। सूफी संप्रदाय, ठीक है, फिरदौसी जो है बिहार में काफ़ी लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198
में हुई थी। तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198। बिहार में कभी भी तुर्क सत्ता की बात करेगा तो 1198 में। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ पे थी? सिमरावगढ़ थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह। से ध्यान रखिएगा, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह। शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई। अफगान शासक की पुनर्स्थापना कब हुई थी? जब शेर शाह ने युद्ध किया था 1540 के पश्चात। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह 10वें हैं हमारे गुरु, ये 10वें सिखों के 10वें गुरु हैं जो गुरु गोविंद सिंह हैं। इनका जन्म स्थली कहाँ है? बिहार है, पटना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में है। ठीक है, संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का जिला कहाँ पे है? मकबरा कहाँ पे है? मनेरी का मकबरा पटना जिला में। कहाँ पे है? पटना जिला में। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने कराया था, जो हर्यक वंश का क्या था? हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, हर्यक वंश का। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा? तक्षशिला। और ठीक है, अगला देखिए, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख में जो भाषा मिली वो कैसी थी? प्राकृत है। ठीक है, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र उस समय यहाँ पे कैसा प्रशासन था? नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन था। ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय पाटलिपुत्र में जो शासन व्यवस्था थी वो नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय किसका? आजीवक संप्रदाय। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अभी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया या किसने उसको पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्पमित्र शुंग ने की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टी एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की। एक ध्यान रखिएगा, आर्यभट्टी तो आप समझ जाएंगे। सूर्य सिद्धांत की रचना किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है सूर्य सिद्धांत, गुप्त काल के समय। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया? हुड़ों को। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेरशाह ने किसकी शुरुआत की थी? कबूलियत और पट्टा प्रथा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। कहीं कहीं पे इसको 27वां बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। अगला देखिए। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, जो उसका बढ़ावा मिला, वो बिंबिसार के अधीन हुआ। ठीक है, चलिए देखिए। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था, 315 में। मेगास्थनीज को सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज को सेलुकस ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य हैं। अब सेलुकस ने मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
धर्मपाल ने विद्या को प्रशय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विक्रमशिला की स्थापना की। किसने किया? धर्मपाल। ठीक है, ये याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। किससे? मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। अगली देखिए, सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यहीं पे इनका मकबरा भी है। किसका? शेरशाह का, शेरशाह सूरी का। दाऊद खां कुर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। याद रखिएगा, दाऊद खां कुर्रानी, दाऊद खां कुर्रानी अफगान का अफगान शासकों में अफगान का ये सुल्तान था। कैसा? अंतिम सुल्तान था। राजा सीताबरोय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था? राजा सीताबरोय, राजा सीताबरोय प्रथम नायब नाजिम था। ठीक है, बिहार का। अगला देखिए प्रश्न लिखा है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाया? मीर कासिम ने बनाया। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ। गोल घर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में की। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916 ईस्वी में। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अब कभी आपसे कोई पूछे कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, महरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना या संस्थापक थे। कौन था? मजहरुल हक। ये क्या थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। आपसे प्रश्न पूछेगा, होम रूल लूंग आप जानते हैं, बहुत मशहूर है। उस समय का आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है, होम रूल। तो होम रूल जो बिहार में चला था ये आंदोलन, इसकी स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने। याद रखिएगा, मजहरुल हक ने होम रूल आंदोलन की स्थापना बिहार में की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है, मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजा गया। कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड। शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। किसको? मजहरुल हक को शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था और इन्हें 1914 में कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब बात आती खिलाफत आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन बिहार में 1919 में प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है, चलिए ये देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 अप्रैल 1921 में हुआ था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 अप्रैल 1921 में हुआ था। ठीक है, आप देखिएगा सारे जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं ये सारे फैक्ट आप अपने दिमाग में किसी तरह छापिए। जैसे कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके दिमाग में 1-2 बार वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे ही छप जाएगा। अगर ना हो तो आप इसको कॉपी पेन से लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। आर्यभट्ट का संबंध किससे है? पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की। अब देखिए, तुर्क शासन की स्थापना किसने किया था बिहार में? बख्तियार खिलजी ने।
जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और आपको हमने बार बार बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था जिसमें इतनी पुस्तकें थीं कि वह पुस्तकें 3 महीने तक जलती रह गईं। ठीक है। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की। अब नुहानी राज्य की स्थापना बिहार में किसने किया? मोहम्मद नुहानी ने। ठीक है, चलिए। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। आप जानते हैं स्वामी सहजानंद जो किसान आंदोलन के नेता थे, इन्होंने ये संगठन भी बनाया था, किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी सहजानंद। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना, 1912 में। ठीक है, चलिए देखिए 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। अब 1936 में मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। और आरा से किसने किया था? आरा से आप जानते हैं कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए देखिए वहाबी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अहमदुल्लाह को कैसी सजा मिली थी? आजीवन कारावास की सजा मिली थी 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में। याद रखिएगा 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड, किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था, आप जानते ही हैं। ठीक है, 1908 में। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल, याद रखिएगा बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। अगला देखिए 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। 1929 में बिहार में किसका गठन हुआ था? किसान सभा। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। किसका? किसान सभा का। ठीक है, 1929 में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोली कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। प्रश्न पूछे आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पटना गोली कांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 में। ठीक है, चलिए देखिए मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। हमने आपसे बताया था कि बिहार की राजधानी पटना जो पाटलिपुत्र था उसको पटना बना दिया था किसने? शेरशाह ने। ठीक है, और बिहार की राजधानी भी कहा। महावीर का जन्म स्थान कुंडा ग्राम में है। कहाँ पे है? कुंडा ग्राम। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। जितने सिख गुरु थे उसमें सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। देखते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया था, जिसके कारण से स्थिति क्या हो गई थी? अब अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। ठीक है, चलिए देखिए सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में क्या थे? संस्थापक थे। तो आप ध्यान रखिएगा सैयद अहमद को याद रखिएगा, ये बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापित की। सदाकत आश्रम 1920 में स्थापित की मजहरुल हक ने, याद रखिएगा। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। ये तो जानते ही हैं राजगीर थी। अगर आपको ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम ऑप्शनल क्वेश्चन सुबह में वीडियो जो आती है उसका जो ऑप्शनल प्रश्न बनता है उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। यहाँ से आप फैक्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप ऑप्शनल कर लेंगे। बिहार के एक भी प्रश्न
आपसे नहीं हटेंगे, आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। और जब यही इतिहास हम पढ़ाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको इतना तो विश्वास हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैं बस उसी का निचोड़ ही आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, हूबहू प्रश्न आएगा। अगला देखिए, मजहरूल हक ने सदाकश आश्रम 1920 की स्थापना की, आप जानते ही हैं। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। ठीक है, अब ये इतिहास, ये बिहार का प्राचीन इतिहास था। ये बिहार का क्या है? प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास। अब हम पढ़ेंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे? बिहार का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, चलिए, तो अब एक चीज ध्यान रखिए, बिहार का मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ेंगे और बिहार का फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास। इतने में हमारी पूरी ये बिहार की इतिहास कंप्लीट हो जाएगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस पे केवल आपको 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो बनेंगे। इसके 2 ही वीडियो हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर दें। उसके बाद आपका आ जाएगा बिहार का भूगोल। ठीक है, बिहार का भूगोल 2 या मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। ठीक है।